काफ़ी बढ़िया जो रियर व्यू है वो भी आप लोग को निकाल कर दे रही है। बाकी स्पीडो ओडो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है इसकी जो प्राइस है उसके हिसाब से वो भी यहाँ पर मिलनी चाहिए थी, बाकी वो मुझे यहाँ पर एक चीज़ मिस लगी। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2024 होंडा CB 300R। और टाटा थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा और सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, एवरीथिंग इन डिटेल डिस्कशन करेंगे दोस्तों, ताकि वीडियो के एंड तक एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया आप लोगों के माइंड में ये आ जानी चाहिए कि इनफैक्ट अगर आप इस बाइक को इस और भी कॉम्पिटिटर बाइक के साथ भी कंपेयर करते हैं तो कितना सही होगा ये पर्टिकुलर बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू बिग विंग होंडा कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक सो दैट मैं आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो की है उसके बारे में बात करते हैं। होंडा की लोगों के साथ जो वेव की वो आपको मिल रही है। थोड़ी सी मौसम की जायजा ले लीजिए। पिछले 20-25 दिन से यही मौसम चल रहा है, हर वक्त बारिश बारिश, इसलिए मैं आउटडोर शूट भी नहीं कर पा रहा हूँ। और यहाँ पर आप लोगों को ये जो हैंडल माउंटेड की स्लॉट है वो भी आप लोगों को मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूँ, कलर आप लोगों को 2 ही मिलेगा। ये जो रेड कलर देख रहे हैं, इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर जो ग्रे कलर है वो भी यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। वेरिएंट एक ही है, डुअल डिस्क, डुअल चैनल ABS सॉरी। और प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं 2,89,000 तक में आप लोग को यहाँ पर ऑन रोड देखने को मिल सकते हैं। बाकी मैं बता दूँ, ये जो प्राइस मैंने आपको अभी बताई है ये अकॉर्डिंग टू वेस्ट बंगाल कृष्णनगर, मेरे एरिया के हिसाब से बताई है। आपके एरिया में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड RTO चार्जेस। तो अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को यहाँ पर प्राइस के साथ रिप्लाई करने की, ठीक है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल क्या कर रही है। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर हेडलैम्प देखते हैं तो इसको ऑपरेट करने के लिए आप लोग यहाँ पर इग्निशन ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप लोग को ये CB 350 की याद बिल्कुल दिलाती है। और अगर आप लोग को हाई बीम लो बीम पास लाइट ऑपरेट करना है तो यहाँ पर आप लोग के लिए स्विच भी अलग से दी जा रही है। ये हाई बीम, ये लो बीम एंड देन ये पास लाइट, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को हॉर्नेट की याद दिलाती हुई यहाँ पर जो टर्न सिग्नल है ये भी आपको मिलेगी। और यहीं से आप लोग ये भी समझ पा रहे हैं कि हज़ार्ड लैम्प का ऑप्शन जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। अब इसको यहाँ पर करते हैं बंद। साथ ही आप लोग को यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं गोल्ड कलर की जो USD फोक है ये आप लोग को मिल रहा है। काफ़ी तगड़ा वाला यहाँ पर जो फाइबर का मडगार्ड है वो भी मिल रहा है। और चाहे फ्रंट हो चाहे रियर टायर हो, दोनों ही आप लोग को यहाँ पर रेडियल मिल रही है। तो कह सकते हैं ऑन रोड आपकी सेफ्टी बढ़ती है, ठीक है। और सिर्फ सेफ्टी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर टायर में आप लोगों को आप कह सकते हैं जो कॉर्नरिंग है वो बेहतर होती है, ठीक है। आपका जो रोड का जो ग्रिप है विद द टायर वो और बेहतर होता है। आप कह सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स एफिशिएंट नेचर ऑफ द टायर, कहीं ना कहीं जो फ्यूल एफिशिएंसी बाइक की वो भी आप लोगों को थोड़ी सी एनहांस देखने में मिल जाती है। अब मैं आप लोगों को फ्रंट टायर के बारे में बता दूं। फ्रंट में आप लोग को 110/70 सेक्शन की टायर मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ वाई शेप एलॉय व्हील और डुअल चैनल ABS आप लोग को यहाँ पर बखूबी देखने को मिल जाएगा। और जब आप बात कर रहे हो ब्रेकिंग की तो यहाँ पर 296 mm की जो पेडल डिस्क है विद दिस रेडियली माउंटेड निसन कैलिपर, ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है, ठीक है। और अब अगर आप इसको RT 310 से कंपेयर करते हैं तो सस्पेंशन, ब्रेक या फिर टायर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस वहाँ पर 300 mm की डिस्क है जो कि यहाँ पर 296 mm की है। बाकी यहाँ पर भी पेडल डिस्क है, वहाँ पर भी। और पेडल डिस्क की खासियत है ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेट करके ब्रेकिंग को और बेहतरीन बनाने में ये जो पेडल डिज़ाइन है ये बिल्कुल हेल्प करती है, ठीक है। आगे इसको हम लोग टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है, चाहे सस्पेंशन हो या फिर ब्रेक हो। और वहीं अगर आप लोग इंजन की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 286 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। पावर फिगर 31.1 PS की आपको मिल रही है और टॉर्क आप लोगों को 27.5 न्यूटन तक की देखने में मिल जाएगी। और काफ़ी तगड़ी वाली यहाँ पर आप लोगों को फाइबर की जो इंजन काउल है ये भी आपको मिल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेडिएटर है ये भी आपको मिल रहा है। बाकी अगर कंपेयर करी जाए विद RTR 310 तो हाँ, पावर वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा है, 35.6 PS तक की, और यहाँ पर 31.1, तो वहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा आपको बिल्कुल फील होगी। बाकी किताबी बातें क्या है नहीं है वो हम लोग अभी नहीं देखेंगे, चलाते वक्त इसको रियल फील करेंगे कि भाई कितना अच्छा एफिशिएंट आप लोग को यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो ये निकाल कर देती है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये फुटरेस्ट वगैरह देख रहे हैं या फिर ब्रेक रिवर, क्वालिटी काफ़ी तगड़ी है। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं सुना दूँ। और यहाँ पर जो मफलर कवर है ना ये भी आप लोग को यहाँ पर मेटालिक मिल रही है। इसकी जो आवाज़ है सबसे पहले वो आप लोग सुन लीजिए।
तो ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने सुन लिया, बाकी आप लोगों पर छोड़ता हूँ, आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि आप लोगों को आवाज़ लगी कैसी। और अगर आप लोग इसके रेयर में आते हैं तो फ्रंट की तरह ही आप लोग को यहाँ पर ये जो टच सिग्नल है ये आप लोग को एलईडी वाली मिल रही है, जो आप लोग को हॉर्नेट की याद दिलाएगी। एंड देन यहाँ पर होंडा के लोगों के साथ जो एलईडी आप कह सकते हैं कि टेल लैंप, ये भी आप लोगों को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल मिलती है। अगर आप पैनिक ब्रेकिंग करते हैं तो ये लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट करती है, ताकि आपके पीछे जिसको पता चल सके कि आप पैनिक ब्रेकिंग कर रहे हैं और वो आपके हिसाब से खुद को संभाल सके, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को मिल रही है। बाकी काफ़ी लंबी वाली यहाँ पर ये जो टेल टायर है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। टायर अगर आप लोग देख रहे हैं तो काफ़ी मैसिव है, 150/60 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ वाई शेप अलॉय व्हील, 220 mm की यहाँ पर जो पेडल डिस्क है विद निसन कैलिपर, और यहाँ पर आप लोग को एडजस्टेबल यहाँ पर जो मोनोशॉक है ये आप लोगों को मिल रहा है। अगेन मैं कहूँगा आरटीआर 310 से कंपेयर करने पे ब्रेक और सस्पेंशन काफ़ी सिमिलर है, लेकिन वहाँ पर 240 की डिस्क है जो कि यहाँ पर 220 mm की। इसको आगे हम लोग चलाते हुए बिल्कुल हम लोग यहाँ पर महसूस करेंगे कि कितनी बेहतरीन है। देन अगर आप लोग यहाँ पर ये लेफ्ट पोर्शन देख रहे हैं तो भाई यहाँ पर आप लोग को साड़ी गार्ड मिल रही है, उसको भी गार्ड करती हुई यहाँ पर फाइबर की स्ट्रक्चर है। देन यहाँ पर आप लोगों को ये जो ओपन चेन सिस्टम है वो मिल रहा है, बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म है, और आप देख रहे हैं बारिश ऑलरेडी पड़ना स्टार्ट हो गया है। मेन स्टैंड यहाँ पर नहीं है, साइड स्टैंड है, और यहाँ पर आप लोग को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी मिल जाएगा। साथ ही मैं बता दूँ यहाँ पर आप लोग को 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगी, 1 डाउन एंड 5 अप। बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो स्लिप एंड असिस्ट क्लच है वो भी मिल रहा है, ठीक है। तो उसको आगे हम लोग यहाँ पर टेस्ट बिल्कुल करेंगे, लेकिन हाँ ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम वो आप लोग को यहाँ पर नहीं मिल रही है, जो मेरे हिसाब से यहाँ पर होनी चाहिए थी। बाकी आप लोग का क्या कहना है प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। और अब अगर आप लोग देख रहे हैं सीट करीबन यहाँ पर भी आप लोग को 800 तक की ही मिलती है, स्प्लिट सीट है। कुशिंग वगैरह के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3" तक की भी है ना, मेरे हिसाब से आपको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ अगर यहाँ पर ग्रैब हैंडल अलग से निकली भी होती तो शायद पिलियन को पकड़ के बैठने में थोड़ी सी और आसानी हो सकती थी। टैंक थोड़ी सी छोटी आप कह सकते हैं, 9.7 लीटर्स की है, लेकिन हाँ माइलेज अगर आप लोग देख रहे हैं वही 30 से 32 के बीच में आप लोग यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग को होंडा की जो स्टिकरिंग है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रहा है। और अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं तो हाँ ये थोड़ी सी कम आपको मिलेगी, 157 mm की। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि भाई पक्के रास्ते वगैरह आप चला रहे हैं तो भाई कोई प्रॉब्लम आपको वैसे भी फील यहाँ पर नहीं होने वाली है। और वेट अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये तो भाई सबसे लाजवाब है, 146 किलोग्राम की। मतलब अगर आप लोग यहाँ पर अपाचे 164 भी देखते हैं तो वहाँ पर भी यही वेट है, और यहाँ पर मतलब कहाँ 160 सीसी की इंजन और कहाँ करीबन 300 सीसी की डबल आ जा रही है, लेकिन फिर भी वेट देखिए वही है, ठीक है, 150 सीसी 160 सीसी वाली। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर हैंडल बार देख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी लंबा वाला हैंडल बार आपको मिल रहा है। चलाते हुए आगे इसके बारे में बात हम लोग बिल्कुल करने वाले हैं। और वहीं अगर मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए जो स्विच है ये आप लोग को यहाँ पर अलग से देखने में मिल जाएगा। एंड इसको एक बार ऑन करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को हॉर्न जो है ठीक ठाक मिल रहा है, बहुत ज़्यादा लाउड है ऐसा नहीं कहूँगा। एंड देन ये जो टर्न सिग्नल है ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। और राइट साइड में जब आप आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को जो इंजन किल स्विच है स्टार्ट स्विच के साथ इंटीग्रेटेड मिल रहा है, नीचे है हैजार्ड लैंप का स्विच, ठीक है। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो फ्यूल रिफिलिंग टैंक ये आप लोगों को मिल रहा है। बाकी ये कम्प्लीटली डिजिटल तो है, लेकिन यहाँ पर ब्लूटूथ नहीं मिलेगी आप लोगों को। मेरे हिसाब से ये भी एक कमी है जो कि यहाँ पर होनी चाहिए थी। आप लोगों का क्या राय है नीचे कमेंट पे लिखकर बताइएगा। और साथ ही एक बार इसको अगर ऑफ करके ऑन करी जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लेफ्ट राइट टैकोमीटर है, फ्यूल गेज सेंसर, देन आप लोगों को यहाँ पर स्पीडोमीटर, गियर पोजिशन सेंसर, ओडोमीटर, ये सारी चीज़ें आप लोग को मिल रही है विथ टाइम। और अगर आप लोग यहाँ पर सेट और सिलेक्ट 2 बटन है, अगर आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो ट्रिप ए ट्रिप बी, एंड देन यहाँ पर जो टाइम वगैरह वो भी आप लोग यहाँ पर सेट कर पाएंगे। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है यहाँ पर होनी चाहिए थी, है ना। अब आपका क्या मतलब मानना है नीचे कमेंट पे लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। और यहाँ पर ये जो मिरर आप देख पा रहे हैं भाई ये भी काफ़ी मतलब बड़ी है, और रियर व्यू के बारे में चलाते हुए हम लोग यहाँ पर ज़्यादा बात करेंगे। मोटा मोटा बाइक के बारे में बात हो चुका है, चलिए अब राइड पर चलते हैं, देन देखते हैं कि भाई ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस कैसे निकल कर आती है। और चलिए दोस्तों अब यहाँ पर राइड रिव्यू को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले सीट के बारे में बात करेंगे। करीबन 800 तक की सीट हाइट है। सीट पर जब आप बैठ रहे हैं ना तो देखिए सबसे पहला तो ये कि हल्का सा आप झुक रहे हैं, रेयर फिटेड फुट पे गया तो कंप्लीट वो जो स्पोर्टी पोजीशन है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। सीट स्पेशियस और थोड़ी सी हार्डर साइड पर ही है, तो लॉन्ग राइड्स के लिए प्रेफरेबल रहती है, ठीक है, इस तरीके की सीट। और स्पेशियस है चाहे आप है चाहे पिलियन, लेकिन हाँ पिलियन को पकड़ के बैठने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ग्रैब हैंडल अगर आप आफ्टर मार्केट लगाएंगे तो शायद बेहतर होगा। चलिए अब टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, भाई देखो स्मूथली खींचती है, ठीक है, डराती नहीं है। बाकी अगर आप आरटीआर 310 देखते हैं तो अगर आप बिगिनर हैं तो शायद आप डर भी जाए, मतलब थ्रॉटल रिस्पॉन्स ना मतलब एक
बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। लेकिन यहाँ पर ना वैसा नहीं है, लीनियर खींचती है, डराती नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स आपको काफ़ी अच्छी ही यहाँ पर देखने में मिल रही है, ठीक है। तो ये एक बात थी थ्रॉटल रिस्पॉन्स के बारे में। और अब अगर आप लोग देख रहे हैं तो अगर आप लोड के साथ भी कैरी कर रहे हैं, ठीक है, पिलियन है साथ में और कुछ लोड वगैरह है, तो भी मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड देन अगर आप लोग क्लच यहाँ पर देख रहे हैं तो भाई बहुत ज़्यादा लाइट है। 100 सीसी की बाइक जितनी लाइट होती है ना क्लच, उतनी लाइट यहाँ पर आप लोगों को मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को जो बताना चाहूँगा वो है अबाउट द टर्न रेडियस। एक बार घुमा के देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, जब आप घुमा रहे हैं तो काफ़ी छोटी सी जगह में आप लोग इसको मोड़ पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए व्हील बेस वगैरह छोटी है तो बहुत ज़्यादा टर्न रेडियस भी आप लोग को यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ठीक है। छोटी जगह पे आप मोड़ पा रहे हैं। बाकी आरटीआर वगैरह में अगर आप लोग देखते हैं 310 में तो बहुत बड़ा जगह लेकर वो मुड़ती है। तो यहाँ पर एक कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट यहाँ पर इसको बिल्कुल मिलती है। और इसके बाद अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों गियर, अगर आप लोग यहाँ पर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो ये भी मक्खन की तरह हो रही है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से शिफ्ट कर रही है, ठीक है। चाहे अप शिफ्ट हो चाहे डाउन शिफ्ट हो। और इतनी बात अगर हुई रही इंजन के बारे में तो चलिए इसकी यहाँ पर जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट गियर में 3 हॉर्न के साथ। जीरो टू 60 आप लोगों ने देख लिया है। ओह 100 भी जो है वो भी आप लोगों ने यहाँ पर देख ही लिया है। बाकी मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि आराम से खींचती है, मतलब काफ़ी प्यारी तरीके से खींचती है। और 0 to 60 0 to 100 कितने सेकंड्स में ये अचीव कर सकती है वो तो आप लोगों ने यहाँ पर देख ही लिया है। अब मेरा मानना यह है कि अगर आप लोग वाइब्रेशन देखेंगे ना तो मेरे हिसाब से 100 के बाद किक इन कर जाती है। लेकिन अगेन अगर आप लोग 6th गियर पर डाल देते हैं इसको और अगर आप लोग 100 110 20 तक भी अगर आप क्रूज करते हैं ना, मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाइब्रेशन वो जो प्रॉब्लम है ना वो भी यहाँ पर आप लोग को नहीं उठानी होगी, ठीक है। तो हाँ 110-20 तक आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मानकर चल सकते हैं। लेकिन 100 के बाद आप ये मानकर चलिए कि वाइब्रेशन जो है वो किक इन कर जाएगी, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड के बाद देखते हैं कि भाई स्टेबिलिटी कैसी है, सामने में 110 पीछे 150 सेक्शन की टायर, मतलब स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट रेडियल टायर भी आप लोगों को मिल रही है, तो भाई सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। अब एक चीज़ और है यहाँ पर जो कि है इसकी स्लीपर असिस्ट क्लच, उसको भी टेस्ट करना बिल्कुल बनता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा स्पीड पर ले चलते हैं, ठीक है, 70 तक ले चलेंगे एंड देन डाउन शिफ्ट, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हुआ, हाँ आरपीएम थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन रियर टायर क्या स्लिप करी नहीं करी, स्पीड भी स्लो डाउन हो गई, देख रहे हैं। तो अगर आप लोगों को मतलब सामने कुछ आ जाता है, हाईवे पर हैं और आपको स्पीड स्लो डाउन करना है तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि भाई इंजन ब्रेकिंग कर दीजिए, गियर डाउन कर दीजिए, स्लिप मतलब स्पीड अपने आप घट जाएगी। तो उस टाइम पे अगर स्लीपर क्लच नहीं है तो रियर टायर स्लिप कर जाती है, जैसे आप गियर डाउन करके क्लच छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ भी आप लोगों को मतलब उससे भी आप लोगों को यहाँ पर राहत मिल रही है स्लीपर क्लच की वजह से, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। मतलब 3rd गियर तक 4th गियर तक भी शायद आपको मांग रही है कि भाई जल्दी गियर चेंज करो, लेकिन वंस यू रीच 5th गियर उसके बाद मतलब नहीं कह रही है कि भाई गियर चेंज करो, ठीक है। 4th गियर से ही आप लोगों को वो गियर चेंज करने की जो चाहत है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, स्पेशली अगर आप लोग इसको सिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं। 5th 6th गियर में तो भाई अलग ही आप लोगों को कंफर्ट दे देगी, ठीक है। तो 3rd गियर 4th गियर तक आप कह सकते हैं, लेकिन 5th 6th गियर आप टॉल गियर जिसको कह सकते हैं, ठीक है। 6th गियर में तो वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस के साथ आप लोगों को कंफर्ट दे देती है। और अगर आप लोग इसमें माइलेज देख रहे हैं तो हाई रेविंग इंजन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप करीबन आप कह सकते हैं कि 30 तक जो माइलेज है वो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चलिए अब इसकी जो ब्रेकिंग है उसको भी हम लोग यहाँ पर टेस्ट कर ही लेते हैं। 60 तक ले जाके इसकी जो फ्रंट ब्रेक है उसको टेस्ट करेंगे एंड 62 पे फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि ब्रेकिंग यहाँ पर देखिए रास्ता भी भीगा हुआ है तो मैंने काफ़ी स्लो से इसको प्रेस किया है, लेकिन काफ़ी मज़ेदार तरीके से इसने बाइक को रोक दिया है। और एबीएस का इंट्रूशन फील भी नहीं हुआ है, ना गाड़ी फिसली ना एबीएस के इंट्रूशन, और काफ़ी बढ़िया तरीके से इसने रोक भी दिया है। और चलिए अब यहाँ पर इसको रियर जो ब्रेक है उसको भी 60 पे अप्लाई करते हैं एंड 61 पे रियर ब्रेक अप्लाइड। तो ये हाँ अब कट से आवाज़ आया, वो मतलब एट द एंड आप लोगों को यहाँ पर एबीएस जो वो इंट्रूड करती हुई दिखी है, तो ये एक बात है, ठीक है। मतलब एबीएस की इंट्रूशन समझ में है। बाकी हाँ रियर ब्रेक जैसे मैं उम्र हर बाइक में कहता हूँ कि प्रोग्रेसिव है, यहाँ पर भी सीन कुछ डिफरेंट नहीं है, प्रोग्रेसिव नेचर की ही आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। और ये गाय वगैरह ओ हो हर वक्त या तो बकरी मिलती है या फिर गाय मिल जाती है, बट कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, ठीक है। और लेकिन बेहतरीन ब्रेकिंग आप लोगों को किस तरीके से मिलेगी अगर आप लोग रियर के संग बाद फ्रंट ब्रेक अप्लाई कर देते हैं तो सबसे बेहतरीन ब्रेकिंग आप लोगों को मिलती है। तो चलिए वो भी टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। पहले इसको 60 तक खींचेंगे एंड देन रियर विथ फ्रंट ब्रेक अप्लाई करेंगे। रियर विथ फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। मैं तो कहूँगा भाई ब्रेकिंग में
मैं इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा और बढ़िया नंबर दे सकता हूँ, क्योंकि ब्रेकिंग में वो कॉन्फिडेंस जो है ना कि भाई नहीं टायर फिसलेगी नहीं। अब देखिए ब्रेकिंग में ABS है नहीं है वो दूसरी बात है, लेकिन जब आप ब्रेकिंग कर रहे हैं भाई रियर टायर उछल रही है या फिर फिसल सकती है, ऐसा वाला जो फील है ना वो नहीं आना चाहिए, और वो इसमें आई नहीं है। कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़िया आप लोगों को ब्रेकिंग में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ब्रेकिंग आप कह सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया ही आप लोगों को मिला। सस्पेंशन की जहाँ तक बात है ना, मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि भाई ये जब आप इसको गड्ढे वगैरह पे उतार रहे हैं तो क्या यहाँ पर फील करा रही है झटका वगैरह जो है। देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो बहुत ज़्यादा झटका वगैरह जो है वो मुझे यहाँ पर फील नहीं हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम ये देखिए जब ये फल वगैरह गिरी हुई है यहाँ पर, तो भाई मतलब छोटा मोटा गड्ढा है तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग मतलब ज़्यादा गड्ढे पे जाने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आप लोगों को जो गड्ढा है वो फील कराएगी, ठीक है, इसमें कोई दुरा नहीं है। तो अब कह सकते हैं कि फ्रंट हो चाहे रियर सस्पेंशन हो थोड़ी स्टिफर साइड पर ही है, काफ़ी हद तक गड्ढा झेल लेगी, लेकिन अगर ज़्यादा पत्थर वगैरह पे से आप गुजरने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से जर्क जो है वो आपकी जो बैक है कमर है उसमें वो बिल्कुल फील कराएगी। लेकिन आपको मदद कहाँ करेगी, हाई स्पीड टॉप स्पीड, और अगर आप लोग कॉर्नरिंग में जा रहे हैं तो आप लोगों को बेहतरीन रिस्पॉन्स निकाल कर देगी, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को हैंडलिंग ओवरऑल बताऊँ तो जब आप ये कर रहे हैं ना तो सस्पेंशन में से जो फ्रंट की ये जो फीडबैक है कि भाई हाँ मतलब स्टिफनेस है वो आप लोग को यहाँ पर फ्रंट सस्पेंशन में से फील हो रही है, ठीक है। तो ये हैंडलिंग में एक डिफरेंस आपको मिलेगा। बाकी स्टिफनेस वगैरह के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है। और अगर आप लोग रियर व्यू मिरर देख रहे हैं, काफ़ी बढ़िया जो रियर व्यू है वो भी आप लोग को निकाल कर दे रही है। बाकी स्पीडो ओडो टैको गियर पोजिशन सेंसर सब कुछ आप लोग को मिल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर जो ब्लू टेक्नोलॉजी है इसकी जो प्राइस है उसके हिसाब से वो भी यहाँ पर मिलनी चाहिए थी। बाकी वो मुझे यहाँ पर एक चीज़ मिस लगी। बाकी आप लोगों का क्या कहना है वो आप लोग कहिएगा। एक स्पोर्टी राइडर पोजीशन, काफ़ी अच्छा एक्सेलरेशन, काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग और स्पेशियस सीट भी आप लोगों को मिल रही है। और मैं कहूँगा आप लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत सारे इसको प्रेफर मत कीजिएगा, क्योंकि वो स्पोर्टी राइडर पोजीशन बहुत ज़्यादा अगर आप लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो आपकी बैक पे स्ट्रेन फील करा सकती है। लेकिन नॉर्मल अगर आप लोग देख रहे हैं सिटी राइड्स वगैरह पे अगर आप लोग 100-150 किलोमीटर जा रहे हैं मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप लोग जा रहे हैं, इंजन केपेबल है लॉन्ग राइड के लिए, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा हॉल्ट लेना होगा तभी आप आगे जा पाएंगे, नहीं तो बॉडी पे स्ट्रेस आ जाएगी, ठीक है। तो ये दोस्तों फन टू राइड बाइक में कह सकता हूँ, स्पेशली अगर आप लोग इसको मतलब डेली राइड्स के लिए अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो। और बाकी सारी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोग को यहाँ पर बता ही दिया है। और इंजन हीटिंग एक जो इशू आप लोग कहते हैं कि भाई मतलब लिक्विड कूल्ड इंजन में से यहाँ पर अगर अमूमन देखा जाता है यहाँ पर है या नहीं है, मैंने उसको करीबन आप कह सकते हैं 3-4 बार यहाँ पर इसको 100 के ऊपर खींच दिया है, और यहाँ पर लाते हुए मैंने इसको करीबन चला लिया मतलब 8-10 किलोमीटर, लेकिन मुझे यहाँ पर इंजन हीटिंग वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो भी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ फील नहीं हुई है, ठीक है। और हाँ देखिए फर्स्ट मतलब यहाँ पर आप लोग को ये लिक्विड कूल मिल रही है, तो फर्स्ट सर्विस अगर आप लोग करा लेते हैं, सेकंड सर्विस उसके बाद ये जो इंजन हीटिंग की जो इशू है वो भी आप लोग को यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। अभी नहीं मिल रही है तो 2 सर्विस होने के बाद तो आप लोग को ये और कम होती हुई दिख जाएगी, ठीक है। तो ये तो दोस्तों कंप्लीट बाइक के बारे में बात हो चुकी है। चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पे और बात करते हैं कि भाई यहाँ पर ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों अभी सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन की भाई बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही होगा। बाकी शर्ट से आप लोग समझ ही लिए होंगे, बारिश की वजह से हर कुछ चीज़ ना अलग अलग दिन पे शूट करना पड़ रहा है। चलिए बैक टू द पॉइंट, टाइम वेस्ट ना करते हुए बात करते हैं खरीदना कितना सही होगा। मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों को होंडा की एक प्रीमियम प्रोडक्ट ओन करनी थी, साथ ही आप लोगों को ये भी चाहिए कि आप लोगों को तगड़ा परफॉर्मेंस चाहिए, चाहे वो इनिशियल हो, मिड रेंज हो या फिर टॉप एंड हो, और साथ ही आप लोगों को ये भी चाहिए कि मतलब जैसे ये स्लिप एंड असिस्ट क्लच, ठीक है, देन आप लोग कह सकते हैं कि डिजिटल मीटर कंसोल, एलईडी लाइट्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों को चाहिए। अगेन मैं कहूँगा बजट अगर आप लोगों को 2,80,90 तक में अलाउ कर रही है, मेरे ख्याल से 250-300 सीसी की ये जो रेंज है ना, इसमें ये होंडा CB300R आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर आपको बिल्कुल महसूस हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग 30-40 हज़ार रुपये और यहाँ पर पे कर सकते हैं, और अगर आपको और ज़्यादा परफॉर्मेंस और ज़्यादा फीचर अगर आप लोगों को चाहिए, तो मेरे ख्याल से अपाचे RTR 310 जो है वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन निकल कर आ सकती है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों के लिए कौन सा बाइक सही होगा, यहाँ पर CB300R या फिर अपाचे की RTR 310, नीचे कमेंट में लिखकर बताना प्लीज नहीं भूलेगा। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरह की एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।